यूक्रेन और रूस के बीच विवाद और गहराता जा रहा है। आज यूएस, फ्रांस और जर्मनी के बीच बैठक होनी है। फ्रांस और रूस के विदेश मंत्री भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे। इससे पहले पुतिन और मैक्रों की 105 मिनट फोन पर बात हुई। हालांकि हालात को देखते हुए भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन से पलायन जारी है। तो देखिए, रूस और यूक्रेन के विवाद को लेकर जो 5 बड़ी बातें हैं वो आपको बताते हैं। यूएस, फ्रांस और जर्मनी की बैठक होनी है। फ्रांस और रूस के विदेश मंत्री मुलाकात करेंगे। पुतिन और मैक्रों की 105 मिनट फोन पर बात हुई है। भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन से पलायन भी जारी है। यूक्रेन और रूस विवाद के बीच कई देश अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इस बीच भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। रूस और यूक्रेन के बीच अगर जंग छिड़ती है तो ये महायुद्ध में बदल सकती है और दुनिया के कई बड़े देश इसमें शामिल हो सकते हैं। इस आशंका से न सिर्फ यूक्रेन के निवासी परेशान हैं, बल्कि उन देशों की चिंता भी बढ़ गई है जिनके नागरिक यूक्रेन में मौजूद हैं। भारत समेत कई ऐसे देश हैं जिनके नागरिक सैकड़ों की संख्या में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। इनमें से बहुत से ऐसे छात्र और प्रोफेशनल भी हैं जो पढ़ाई या रोजगार के सिलसिले में यूक्रेन गए हैं। युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने अपने राजनयिकों के परिवार के सदस्यों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। साथ ही भारतीय दूतावास ने अन्य भारतीय नागरिकों को भी फिलहाल यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा कि अगर भारतीय नागरिकों का यूक्रेन में रुकना बहुत जरूरी ना हो तो वो कुछ समय के लिए यहां से चले जाएं। इससे पहले भी भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा पर न जाने की सलाह जारी की थी। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की और यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के 100 से भी ज्यादा छात्रों की वापसी के लिए कदम उठाने की अपील की। केंद्रीय विमानन मंत्री सिंधिया ने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि इस बारे में जो भी जरूरी कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। उधर यूक्रेन के हालात देखते हुए वहां रह रहे भारतीयों की भी चिंता बढ़ी हुई है। डॉक्टर अमित कुमार पिछले 27 सालों से यूक्रेन में रह रहे हैं। वो मूलतः बिहार के रोहतास जिला के डेहरी के रहने वाले हैं और फिलहाल यूक्रेन में जारी हालात को लेकर काफी चिंतित हैं। पिछले 27 सालों से यूक्रेन में रह रहा हूँ। जो स्थिति यहाँ युद्ध की बनी हुई है, थोड़ा माहौल डर और भय का है। हमें भारतीय सरकार की तरफ से मदद मिल रही है और यूक्रेनियन सरकार जो है वो भी हमें मदद दे रही है। विश्व युद्ध की आहट के बीच भारत ने यूक्रेन आने और जाने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध हटा दिया है। इससे वहां फंसे लोगों को भारत लाने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव अब ग्लोबल लेवल पर कई देशों के लिए चिंता बन गया है, खासकर उन देशों के लिए जो यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं। उन देशों को लगता है कि रूस बस एक मौके का इंतजार कर रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बातचीत भी चल रही है कि किसी तरह से इस स्थिति को टाला जा सके, लेकिन ऐसा कैसे हो पाएगा, यही बड़ा सवाल है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। एक तरफ रूस है जो भले ही इस बात को इनकार कर रहा है कि वो हमला नहीं चाहता, लेकिन वो लगातार यूक्रेन को घेर रहा है। तो दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश हैं जो एक तरफ रूस को चेतावनी देते हैं, दूसरी तरफ युद्ध की नौबत आने पर यूक्रेन को समर्थन का संकेत भी देते हैं।
रूस और यूक्रेन विवाद को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालने के रास्तों पर चर्चा की जा सकती है। खबर ये भी है कि आज रूस और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक भी हो रही है। इससे पहले रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने करीब 105 मिनट तक एक दूसरे से बात की। बातचीत के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यूक्रेन बॉर्डर पर तनाव घटाने पर जोर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की है। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबो ने यूक्रेन के पक्ष में खड़े देशों से अपील की है कि वो अब रूस पर प्रतिबंधों की तैयारी शुरू कर दे। इससे पहले कि देर हो जाए, रूस पर पाबंदियां लगाई जानी चाहिए। Це застосування санкцій. І так, я кажу вже офіційно. Є всі підстави для застосування принаймні частини санкцій, підготовлених для Росії зараз. Це наша принципова позиція. Момент настав. І це дуже важливо, тому що ми бачимо, як розгортаються події. І саме зараз потрібно зупинити Росію, застосувавши превентивні санкції. मगर रूस इस आरोप को खारिज करता आया है कि युद्धाभ्यास के बहाने वो यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के उप स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पोलिंस्की ने कहा कि ये सारे आरोप रूस को बदनाम करने की चाल है। साथ ही पोलिंस्की ने बताया कि वो ब्रिटेन और अमेरिका पर भरोसा नहीं करते। We don't trust the US and British intelligence. They let us down the whole world on many occasions, enough to remember weapons of mass destruction in Iraq. But in any case, you asked about what are the troops doing there. Well, they are on our territory. They are not placed on the border immediately. They are placed in their places where they usually are on the border. उधर जर्मनी ने लिथुआनिया में अपने टैंक भेजना शुरू कर दिए हैं ताकि पूर्वी क्षेत्रों में नेटो की ताकत को बढ़ाया जा सके। यानी जंग रोकने के लिए भले ही बातचीत की जा रही है, लेकिन युद्ध की तैयारियों में कोई कमी नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस यूक्रेन विवाद को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच करीब 105 मिनट तक ये बातचीत चली। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यूक्रेन बॉर्डर पर तनाव घटाने पर जोर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की है। और अगर युद्ध होता है तो अमेरिका को क्या फायदा होगा? कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक तीनों तौर पर अमेरिका को फायदा है। नेटो देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। रूसी कंपनियां डॉलर और पाउंड में लेन देन नहीं कर पाएंगी। दुनिया के बैंकों से रूस के बैंक कट जाएंगे। रूस की इकोनॉमी एक तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा यूरोपीय देश रूस के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। यूरोपीय देशों को 43% गैस की सप्लाई रूस से होती है। रूस की बड़ी बड़ी गैस पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती हैं। यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता है तो रूस की पाइपलाइंस खतरे में पड़ सकती हैं। रूस पर पाबंदी लगी तो अमेरिका 1.5 गुनी महंगी गैस यूरोप को बेचेगा। यानी कि युद्ध हुआ तो कैसे होगा अमेरिका को फायदा, ये समझिए। यूक्रेन सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से ही खरीदता है। युद्ध होना या न होना, दोनों स्थिति में अमेरिका को फायदा है। हथियार बेचने के लिए अमेरिका संघर्ष की स्थिति बनाकर रखता है। अमेरिका ने इराक में सैन्य ऑपरेशन किए, अफगानिस्तान में 20 सालों तक लड़ाई लड़ी। अब यूक्रेन को हथियार के एक बड़े खरीदार के रूप में अमेरिका देख रहा है। तो यूक्रेन भले रूस के हमले की स्थिति में लड़ने की बात कह रहा हो, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं की ताकत में बहुत अंतर है। आपको दिखाते हैं कि आखिर यूक्रेन और रूस में युद्ध होता है तो किस सेना में कितना दम है। रूस के पास 10,14,000 की सेना है, तो वहीं यूक्रेन के पास है सेना सिर्फ 2,55,000 की। कोई मुकाबला ही नहीं है। रूस के पास 4,144 एयरक्राफ्ट है, तो यूक्रेन के पास है सिर्फ 285। फाइटर प्लेन्स की बात करते हैं तो रूस के पास 789, यूक्रेन के पास है सिर्फ 42। रूस के पास 538 अटैक हेलीकॉप्टर हैं तो यूक्रेन के पास है सिर्फ 34।
रूस के पास 13,000 से ज्यादा टैंक हैं तो यूक्रेन के पास हैं 2430। रूस के पास 27,100 सैन्य वाहन हैं तो यूक्रेन के पास हैं 11,435। रूस के पास 6,540 आर्टिलरी हैं तो यूक्रेन के पास सिर्फ 785। रूस के पास 3860 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं तो यूक्रेन के पास हैं सिर्फ 550। नेवी के मामले में भी रूस काफी मजबूत है। रूस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूक्रेन के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। रूस के पास 15 डिस्ट्रॉयर है, यूक्रेन के पास कोई डिस्ट्रॉयर भी नहीं है। रूस के पास 64 सबमरीन का भारी भरकम बेड़ा है, यूक्रेन के पास एक भी सबमरीन नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव में इस समय नुकसान सिर्फ और सिर्फ वहां रह रहे आम लोगों का हो रहा है। यूक्रेन के डांडियस्क इलाके में हो रही गोलीबारी के बाद वहां कई आम लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। Батарея, огонь! रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जारी है और दुनिया के कई देश बातचीत से इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोनेत्स्क से आ रही इन तस्वीरों को भी देखिए। यहाँ रह रहे आम लोगों के घरों के ये टूटे हुए शीशे आपको पूरी कहानी बताएंगे। यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच डोनेत्स्क में चल रही गोलीबारी अब लोगों के घरों तक पहुंच गई है। दोनों ओर से लगातार हो रही गोलीबारी से आम लोगों की जान मुश्किल में फंस गई है। इस इलाके के लोग बड़ी संख्या में अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। Власти сказали, уезжайте, мы слушаемся, потому что пугает двое маленьких детей, пугает, что что-то может произойти с ними. Ну, страшно. Я сама с Октябрьского. Там прожила 14-15, сейчас не хочу попасть так же. यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में जाने वाली ट्रेनों में रोजाना हजारों लोग इसी तरह अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। तनाव का माहौल डोनेत्स्क से करीब 800 किलोमीटर दूर यूक्रेन की राजधानी कीव में भी है, जहां रूस और यूक्रेन के बीच टकराव का असर लोगों पर साफ दिख रहा है। Мені здається, що треба бути готовими до всього. Звичайно, сподіватись на краще, але бути готовими до будь-якого розвитку подій. Тим паче, що ситуація напружена вже 8 років. Мені здається, що ми звикли до напруження, але це не є нормально. कीव में तो लोग अब इस बात पर भी चर्चा करने लगे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए परमाणु बम कितने जरूरी होते हैं। Ну, ви знаєте, ще, якщо б це було років 10 назад, ви б мене запитали, я б сказала, що те, що ми відмовились, це супер. А зараз я все ж таки думаю, що в першу чергу це сила держави. Якщо, ну, виходячи з тих подій, що є зараз в Україні, то, мабуть, якщо б у нас... це єдиний вихід, якщо б була зброя такого рівня. स्थानीय समाचारों के मुताबिक डोनेत्स्क से पिछले 24 घंटे में करीब 30,000 लोग अपना घर बार छोड़कर रूस में शरण ले चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हालात कब तक स्थिर हो पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है, तब तक शायद यहाँ के आम लोगों की जिंदगी ऐसे ही मुश्किल भरी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गया। मनीष, आज की ताजा स्थिति की अगर हम बात करें रूस और यूक्रेन विवाद की, तो ये कहां किस तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए विशाल, यहाँ डिप्लोमेसी भी काम कर रही है और यहाँ पर एक धमकी भी आप ये कह सकते हैं कि यूएस लगातार इस बात के ऊपर बिल्कुल अश्योर्ड है कि रशिया यूक्रेन पर अटैक करने वाला है और वो अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पर काफी हद तक वो इस बात को लेकर के बिल्कुल सुनिश्चित है कि अटैक होने वाला है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक कोशिश हो रही है वर्ल्ड पावर की तरफ से। अगर आप देखें तो फ्रांस लगातार कोशिश कर रहा है, इसके पहले जर्मनी ने भी बातचीत करने की कोशिश की कि युद्ध को टाला जा सके। अब अगर आप देखें तो रशिया का कहना है कि युद्ध एक ही स्थिति में, इस मामले में एक ही स्थिति में टेंशन जो फैली हुई है उसमें शांति तभी आ सकती है जब यूक्रेन को नाटो का पार्ट ना बनाया जाए।
लेकिन यूक्रेन की बात करें और यूरोपियन देश की बात करें, वो कह रहे हैं कि कोई भी देश इस बात के लिए फ्री है कि वो कोई भी चूज कर सकता है। अगर उसको नाटो में आना है तो उसे रशिया रोक नहीं सकता। और यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो वेस्ट है और रशिया है उनके बीच ये डिस्प्यूट बना हुआ है। ये लास्ट कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन आप फ्रांस के स्टैंड को भी देखें अगर यूएनएससी में, तो वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो नाटो मिलकर के, जिसका पार्ट फ्रांस है, वो कार्रवाई करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये जो कोशिश है ये रंग लाती है, क्योंकि इस वक्त वो आप हालात समझ सकते हैं कि बिल्कुल बारूद के ऊपर इस वक्त यूक्रेन और उसके आसपास की सेनाएं बैठी हैं, और एक तरफ से भी अगर कहीं से भी कोई कार्रवाई होती है तो ये ऐसा सिलसिला होगा जिसको रोकना बड़ा मुश्किल है। और यही वजह है कि कोशिश लगातार जारी है कि इस जो लड़ाई है, संभावित लड़ाई है, इसको रोका जा सके। अब रूस का जो ये कहना है कि नाटो में ना शामिल किया जाए यूक्रेन को, क्या अमेरिका और यूरोप के देश मानेंगे? क्योंकि अब तक ऐसा नहीं लगता। दूसरी बड़ी बात कि क्या रूस इंतजार करेगा जब तक डिप्लोमेसी पूरी तरीके से फेल नहीं हो जाती, क्योंकि जो वर्ल्ड पावर है यूरोपियन देश, उनका कहना है कि रूस अटैक करने वाला है। तो अब यही देखना होगा कि किस तरीके से फ्रांस की जो कोशिश है, जिसमें उन्होंने लगातार 105 मिनट बातचीत की है और ये भी कोशिश की है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो मिल करके बातचीत कर सके। और अमेरिका ने भी कहा है कि अगर रूस अटैक करने का प्रॉमिस नहीं करता यूक्रेन तो बिल्कुल वो बातचीत कर सकते हैं। अब ये स्थिति क्या एक पॉजिटिव रंग लाती है या स्थितियां तनावपूर्ण बनी रहती हैं, लेकिन इसके बीच दोनों देशों की सीमा पर फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, जो यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर है वहां पर लगातार फायरिंग की रिपोर्ट्स आ रही है, क्योंकि जो रेबल्स हैं यूक्रेन के अंदर, जिसको रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें उन सबके खिलाफ उन पे एक्शन किया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं जो रूस का विरोध कर रहे हैं। और यही बात है कि अगर आप देखें तो दुनिया के जो वर्ल्ड पावर है वो ये कह रहे हैं कि रूस एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है रेबल्स को, उनको हथियार दे रहा है, जिससे यूक्रेन के अंदर एक गृह युद्ध जैसी स्थितियां क्रिएट किया जा सके। लेकिन रूस इस बात से इनकार कर रहा है, तो वहां पर लगातार माइग्रेशन हो रहे हैं। यूक्रेन रशिया के बॉर्डर से लोग छोड़ के दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। कई शेल्टर जो कैंप बनाए गए हैं उसमें कई जो फैमिलीज हैं वो रुकी हुई है। तो स्थितियां काफी खराब है और सभी यही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टेंशन का माहौल है उसे खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.